नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच वर्चुअल शिखर बैठक आज। भारत और बांग्लादेश लगभग 55 वर्ष बाद चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर शुरू करेंगे। मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की। इसरो आज तीसरे पहर श्रीहरिकोटा से संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच आज से एडिलेड में। समाचार प्रभात में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज वर्चुअल शिखर बैठक होगी। बैठक के दौरान दोनों नेता कोविड के बाद आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने सहित द्विपक्षीय संबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर उच्च स्तरीय बातचीत होती रही है। प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले वर्ष अक्टूबर में भारत की यात्रा पर आई थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजीब बोर्शो के ऐतिहासिक अवसर पर वीडियो संदेश दिया था। कोविड महामारी के दौरान दोनों नेता नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में थे। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद अब चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल संपर्क खोल दिया जाएगा। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ये रेल मार्ग बंद कर दिया गया था। इस रेल संपर्क का उद्घाटन आज भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में किया जाएगा। दोनों देशों के बीच परिवहन और संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोनों पक्ष उन 6 रेल मार्गों को फिर शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो 1965 से पहले चालू थे। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल संपर्क कोलकाता से सिलीगुड़ी के मुख्य मार्ग पर बड़ी लाइन का हिस्सा था। हालांकि 1965 के युद्ध में दोनों देशों के बीच रेल संपर्क टूट गया। अब दोनों देशों के बीच आवागमन को आसान बनाने, आपसी संपर्क और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इन रेल संपर्कों को फिर से चालू किया जा रहा है। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल संपर्क के चालू होने के साथ ही पहले से बंद पड़े 6 में से 5 रेल मार्गों पर आवाजाही शुरू हो जाएगी। भारत बांग्लादेश के बीच चालू होने वाले अन्य 4 रेल संपर्कों में पेत्रापोल बिनापोल, गेडे दरसाना, सिंघाबाद रोहनपुर और राधिकापुर बिरोल लाइनें शामिल हैं। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी मार्ग के चालू होने से असम तथा पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इससे रेलवे का नेटवर्क बढ़ेगा तथा द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। फिलहाल इस रेल संपर्क के चालू होने से माल ढुलाई में सुविधा होगी। जल्द ही बुनियादी ढांचे की व्यवस्था के बाद दोनों तरफ से यात्रियों की आवाजाही भी होने लगेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 60 लाख टन चीनी निर्यात पर 6,000 रुपए प्रति टन की दर से सब्सिडी देने का फैसला किया गया। सब्सिडी का ये पैसा गन्ना किसानों के खातों में जमा होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इसका लाभ 5 करोड़ किसानों और 5 लाख श्रमिकों को होगा। Cabinet has taken a historic decision to help farmers directly by putting money of subsidy into his bank accounts. The subsidy will be given on 60 lakh tons of sugar exports at the rate of 6,000 rupees per ton. This will help 5 crore farmers and 5 lakh workers in various sugar mills also.
मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 6 राज्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को भी मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुल आर्थिक विकास और क्षेत्र के राज्यों में पारेषण और वितरण ढांचे को मजबूत करना है। पूर्वोत्तर भारत के 6 राज्यों में असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनमें बिजली की संरचना को सुधार करने का एक काम जारी है 4 साल से, और इस काम के लिए अब संशोधित बजट आज मंजूर किया है। अब ये खर्चा पहले 5,000 करोड़ था, अब ये 6,700 करोड़ होगा। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 50% केंद्र सरकार, 50% विश्व बैंक इसमें पैसे देंगे। मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा दिशा निर्देशों को भी स्वीकृति दी। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये फैसला किया गया है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के हित के लिए सरकार विश्वसनीय स्रोतों और उत्पादों की सूची घोषित करेगी। विश्वसनीय उपकरणों और उत्पादों की सूची राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक तैयार करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय दूरसंचार सुरक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर इसका निर्णय लिया जाएगा। ऐसे स्रोतों की सूची भी तैयार की जाएगी जिनसे किसी भी तरह के उपकरण नहीं खरीदे जा सकेंगे, लेकिन पहले से इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों के कलपुर्जों को बदलने पर यह फैसला लागू नहीं होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चीनी निर्यात पर दी गई 3,500 करोड़ रुपए की छूट को सीधे गन्ना किसानों के खाते में भेजने के मंत्रिमंडल के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे लंबे समय से चल रही किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। श्री प्रधान ने कहा कि इससे गन्ना उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ अतिरिक्त एथेनॉल बनेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। उच्चतम न्यायालय ने आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करने और मामले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समिति के गठन पर विचार किया है। प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे और न्यायमूर्ति एस.सी. बोपन्ना तथा वी. रामासुब्रमणियन की पीठ ने कहा है कि इस समिति में भारतीय किसान यूनियन, भारत सरकार और अन्य कृषि संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। न्यायालय ने हाल के कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग संबंधी 2 याचिकाओं पर सुनवाई की है। शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में केंद्र और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में आज फिर सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। ये कार्यक्रम किसान कल्याण मिशन के नाम से जाना जाएगा। इसे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। इस बीच नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के बीच उत्पन्न शंकाओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। किसान कल्याण मिशन के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कृषि और उससे जुड़े अन्य विभागों की प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, जिनमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और आजीविका मिशन के उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदेश भर में किसान गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रगतिशील किसान, वैज्ञानिक और कृषि विभाग से जुड़े कार्यकर्ता किसानों को वैज्ञानिक खेती के बारे में बताएंगे और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी देंगे। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग, जिनमें कृषि विपणन, मंडी परिषद, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य, गन्ना विभाग, खाद्य एवं रसद और पंचायती राज विभाग शामिल हैं, एक साथ मिलकर किसानों के लिए काम करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री एस.टी. सोमशेखर कृषि अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 5 जनवरी से राज्य का दौरा करेंगे। कल मैसूरू में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि अधिनियमों और राज्य में एपीएमसी संशोधन अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत कार्यरत मार्केटिंग फेडरेशन ग्रामीण क्षेत्रों में जन आषाढ़ी कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। इसके तहत राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4,750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
इसका उपयोग मछुआरों और डेयरी किसानों को 0 से 3% ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि चालू खरीफ विपणन मौसम में पिछले वर्ष की तुलना में धान की खरीद में 22.14 की बढ़ोतरी हुई है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 390 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीफ की फसलों की खरीदारी की जा रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में धान की खरीद सुचारू रूप से चालू है। खरीदे गए कुल धान में से अकेले पंजाब से 202 लाख टन की खरीद हुई है, जो कुल खरीदारी का 51.88% है। भारत बायोटेक के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के अच्छे नतीजे मिले हैं और पहले चरण के परीक्षणों में इसके उपयोग से कोई गंभीर और प्रतिकूल घटनाएं नहीं देखने को मिली। भारत बायोटेक की अंतरिम रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। भारत बायोटेक ने कहा है कि टीके से प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित अपेक्षित परिणाम शुरुआती दौर के परीक्षणों में ही मिल गए। कंपनी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से कोवैक्सीन टीके का निर्माण कर रही है। इससे पहले नवंबर में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण देशभर के 26,000 स्वयंसेवकों पर शुरू किया था। कंपनी ने भारत के दवा महानियंत्रक के पास टीके के आपातकालीन उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन किया है। देश में कोविड से ठीक होने की दर 95.21% हो गई है। अब तक 94,56,000 से अधिक व्यक्ति संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। बीते एक दिन के दौरान 26,382 लोग संक्रमित हुए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,257 कोविड रोगियों को ठीक होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। अब तक राज्य में 2,11,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश में अब प्रतिदिन संक्रमित होने वाले लोगों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। प्रदेश के 52 जिलों में से मात्र 20 जिलों में ही 100 से अधिक सक्रिय मरीज हैं। इनमें भी सबसे अधिक मामले इंदौर और भोपाल में हैं। उधर कल कोरोना संक्रमण के 1,079 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या करीब 2,27,000 हो गई है। राज्य में कल सबसे ज्यादा 398 लोग इंदौर में संक्रमित हुए हैं। वहीं भोपाल में 179 लोग संक्रमित मिले हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,160 नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 92.71% हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,31,073 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,14,223 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,384 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 88,35,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 239 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 169 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 12,647 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 67 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 10 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,203 हो गई है। इस बीच राज्य में मेडिकल के छात्रों ने अपनी 2 दिनों से चली आ रही हड़ताल उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के साथ बातचीत के बाद समाप्त कर दी है। यह छात्र अपना मासिक स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे थे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार में अब तक कोविड संक्रमण से 2,38,462 रोगी ठीक हो चुके हैं। कोविड रोगियों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। इस समय 5,015 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस बीच स्वस्थ होने की दर 97.41% तक पहुंच चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत से 2.20% अधिक है। कल 1,22,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक राज्य में 1,66,00,000 से अधिक कोविड जांच की जा चुकी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, लोशन
वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का? माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव, शहर हो या गांव। अरे रोहित, इन पेपरों में उलझा है यार। भाई आयकर विभाग से इतने विवाद चल रहे हैं कि परेशान हो गया हूँ। तो अब मौका है तेरे पास विवाद को विश्वास में बदलने का। मतलब ये कि तेरे जैसे ही आयकर विभाग से विवादित मामलों के पूरी तरह निपटान के लिए केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास योजना 2020 शुरू की है। भारत सरकार की विवाद से विश्वास योजना 2020 के अंतर्गत विवादित कर मामले, विवादित पेनल्टी, विवादित ब्याज शुल्क या टीडीएस जैसे आयकर विभाग के साथ चल रहे विवाद को एक बार में निपटाया जा सकता है। याद रहे, इन विवादों को निपटाने के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है। यार तूने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। लेकिन 31 मार्च 2021 तक ही तुम बिना अतिरिक्त राशि के भुगतान कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए www.incometaxindia.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच वर्चुअल शिखर बैठक आज। भारत और बांग्लादेश लगभग 55 वर्ष बाद चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर शुरू करेंगे। मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की। इसरो आज तीसरे पहर श्रीहरिकोटा से संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच आज से एडिलेड में। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो भारतीय संचार उपग्रह CMS-01 के प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है। इसका प्रक्षेपण आज तीसरे पहर 3:41 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से किया जाएगा। इसके लिए 25 घंटे की उल्टी गिनती कल दोपहर शुरू हो गई थी। PSLV का ये 52वां और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्वदेश से 77वां प्रक्षेपण अभियान है। ब्यौरा हमारे चेन्नई संवाददाता से। वर्कहॉर्स रॉकेट PSLV देश के नए संचार उपग्रह CMS-01 को भू समतुल्य अंतरण कक्षा में छोड़ने के लिए तैयार है। इस प्रक्षेपण अभियान को करीब 21 मिनट में अंजाम दिया जाएगा। CMS-01 उपग्रह में ट्रांसपॉन्डर लगे हैं, जिनसे एक्सटेंडेड सी बैंड का इस्तेमाल करते हुए सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। इस उपग्रह का उपयोगी जीवन काल 7 वर्ष का होगा। चेन्नई से जय सिंह, आकाशवाणी समाचार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत को अगले वर्ष होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सिलसिले में एक पत्र लिखा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें पत्र सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ बैठक के बाद श्री राब ने कहा कि ब्रिटेन की मेजबानी में अगले वर्ष होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रित करते हुए उन्हें खुशी हो रही है।
What huge admiration I have for this country with one of the highest number of scientists and engineers, a leader in tech, a leader in solar and wind energy, and a huge presence on the global stage. So it's a great pleasure to be here and to discuss our shared plans for an even closer future relationship. We agreed on key elements of a 10-year UK-India roadmap so that we can deliver a step change in ambition for the relationship between our two countries. We look forward to taking this forward in 2021, including through the UK's presidency of the G7 and also our presidency of the UN Climate Change Conference, and as we see and welcome India return to the UN Security Council. And it's very much with that in mind that I'm pleased that Prime Minister Johnson has invited Prime Minister Modi to join the UK-hosted G7 summit next year. उधर लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि श्री जॉनसन ने दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को एक अतिथि राष्ट्र के रूप में सम्मेलन के लिए आमंत्रित करते हुए श्री मोदी को पत्र लिखा है। इसका उद्देश्य साझा हितों को आगे बढ़ाना और समान चुनौतियों से निपटना है। G7 के सदस्य देशों में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। इस वर्ष G7 का विस्तार भी होने वाला है, जिसमें 10 लोकतांत्रिक देश शामिल होंगे और इसका नाम D10 कर दिया जाएगा। भारत और ब्रिटेन ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब के बीच नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों ने शिक्षा और शोध के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने और अगले वर्ष से शैक्षणिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। इसके लिए दोनों पक्ष उच्च संस्थानों का एक कार्यबल गठित करने पर भी सहमत हुए। कार्यबल के सदस्यों और इसके तौर तरीकों के बारे में आधिकारिक स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री निशंक ने कहा कि कार्यबल के गठन से शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता प्रक्रिया के उद्देश्य को पूरा करने में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि ये उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की भारतीय कार्य योजना में भी सहायक होगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दूरदर्शी बताते हुए सराहना की। वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 की आज की विशेष कड़ी में हम आपको बताएंगे कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जस्वी नेतृत्व में एनडीए सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति और वामपंथी उग्रवाद पर उठाए गए सुरक्षा बलों के विभिन्न कदमों से भारत को विकसित और सुरक्षित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने में सफलता प्राप्त हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने भारत को 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आंतरिक सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया कि मोदी जी 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में देश को ले जाना चाहते हैं और हम सबको भरोसा है कि मोदी जी का जिस प्रकार का नेतृत्व है देश जरूर वहां पहुंचेगा, परंतु वहां पहुंचने के लिए निहायत जरूरी है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को हम बरकरार रखें और बेहतर 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 बनाते जाएं, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाह्य सुरक्षा। मैं बीपीआरएनडी के सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि ये जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियों के लिए पुलिस बल को सुसज्ज करने में आपकी अहम भूमिका है। आकाशवाणी से बातचीत में झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक विष्णु दयाल राम ने कहा कि पूर्वोत्तर से लेकर जम्मू कश्मीर तक और नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा की संपूर्ण स्थिति में सुधार हुआ है। उत्तर पूर्व के राज्यों में हमेशा समस्याएं होते रहती थी। विधि व्यवस्था को लेकर के नागा में जो निवासी हैं सभी में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। बर्मा से सटे जो एरिया है उसमें हमेशा समस्या बनी रहती थी। जो प्रयास किया गया सरकार के द्वारा उसी प्रयास का प्रतिफल है कि बर्मा बॉर्डर भी अभी शांत है और असम के क्षेत्र में भी शांति बनी हुई है। जो सरकारें हैं बिना किसी बाधा के चल रही हैं, तो ओवरऑल अभी जो स्थिति है वो बहुत ही सही है। हमारे संवाददाता सौभाग्यकार ने बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में 2020 के दौरान एकीकृत और समन्वित नजरिया अपनाया गया। कोविड-19 महामारी से निपटने में पुलिस बलों की भूमिका इस बात का प्रमाण रही कि प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों से निपटने में उनकी क्षमता बढ़ी है और वर्दीधारी लोगों का रूपांतरण जन हितैषी बल के रूप में हुआ है। नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुए स्थानीय परिषदों के चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाताओं की भागीदारी इन क्षेत्रों के बेहतर और उज्जवल भविष्य का संकेत है।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने घोषणा की है कि अगले वर्ष 15 जनवरी से 27 फरवरी तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर जाति, पंथ, संप्रदाय, क्षेत्र और भाषा के लोगों के समर्थन से बनने वाला राम मंदिर वास्तव में राष्ट्र मंदिर का स्वरूप ले लेगा। वित्तीय परिचालन और लेन देन में पारदर्शिता के लिए न्यास ने 10, 100 और 1000 रुपये मूल्य की रसीद छपवाई हैं। उन्हें समाज की ओर से किए जाने वाले योगदान के अनुसार जारी किया जाएगा। श्री राय ने कहा कि मंदिर निर्माण की तैयारी तेजी से चल रही है। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पहुंचने से शीतलहर चल रही है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस था और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई में गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में सुबह धुंध छाए रहने और बाद में आसमान साफ रहने की संभावना है। तापमान 16 डिग्री और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में श्रीनगर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। वहां न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है और अधिकतम 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जम्मू में सुबह कोहरा या धुंध छाए रहने के आसार हैं। बाद में आसमान साफ रहेगा। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम 2 डिग्री रहने के आसार हैं। पटना में सुबह धुंध या कोहरा छाए रहने की संभावना है और बाद में आसमान साफ रहेगा। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज एडिलेड में शुरू होगा। दिन रात का ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा और गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। पृथ्वी शॉ और ऋद्धिमान साहा को पहले मैच के लिए टीम में शामिल किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। और अब सिद्धार्थ से सुनिए आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। जी हाँ प्रियंका, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो कृषि कानूनों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा एक समिति के गठन के प्रस्ताव को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण लिखता है, सुलह की निकलेगी सुप्रीम राह। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, चीनी निर्यात पर 3,500 करोड़ की सब्सिडी, 5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा फायदा। सब्सिडी राशि सीधे किसानों के खातों में। जनसत्ता ने बताया है, अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी को भी मिली मंजूरी। अमर उजाला ने लिखा है, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी के बीच चीन को एक और झटका देने की तैयारी। दूरसंचार क्षेत्र की कई चीनी कंपनियों को काली सूची में डालने की योजना बना रही केंद्र सरकार। दैनिक जागरण के अनुसार चीन के खिलाफ भारत के समर्थन वाला रक्षा नीति विधेयक अमेरिकी संसद में पारित। इसमें अन्य बातों के अलावा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता का विरोध किया गया है। अमर उजाला की खबर है, वायुसेना के लिए 6 नए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन्स तैयार करेगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई जा सकेगी। दैनिक भास्कर के आर्थिक पन्ने की खबर है, विदेशी निवेशकों के रिकॉर्ड निवेश के भरोसे नई ऊंचाई छू रहे भारतीय बाजार। बीते 4.5 महीनों में 1,81,000 करोड़ लगा चुके विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, देश में सभी धर्मों में तलाक और गुजारा भत्ते का हो एक कानून, याचिकाएं सुनेगा उच्चतम न्यायालय। हिंदुस्तान की खास खबर है, दिल्ली में पुनर्वास कॉलोनियों में 20 लाख लोग मकान मालिक बन सकेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण संपत्ति धारकों की सटीक संख्या का पता लगाने के लिए जल्द शुरू करेगा सर्वेक्षण। इंजीनियरिंग के लिए जेईई मुख्य परीक्षा साल में 4 बार। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पहली परीक्षा 23 फरवरी से 13 भाषाओं में होगी आयोजित। 90 में से 75 सवाल जरूरी।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच वर्चुअल शिखर बैठक आज। भारत और बांग्लादेश लगभग 55 वर्ष बाद चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर शुरू करेंगे। मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की। इसरो आज तीसरे पहर श्रीहरिकोटा से संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।